Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक नई नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन नंबर 52/2023 जो कि 26 अक्टूबर 2023 को आई है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो वही हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। नोटिफिकेशन नंबर 52/2023 26 अक्टूबर 2023। तो सबसे पहले जो हमारा चेंज आया है वो रूल 28 में आया है। रूल 28 क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कुछ गुड या फिर सर्विसेज सप्लाई हो रही है, उस गुड्स का कैसे वैल्यूएशन करना चाहिए वो कहाँ पर मेंशन है? रूल 28 में। तो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसको अगर लोन चाहिए बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी गिरवी या फिर कुछ गारंटी देनी पड़ेगी उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंकिंग कंपनी को, अगर उसको लोन चाहिए तो इस केस में क्या होता है? अगर एक सपोज एक्स है, वो कंपनी का डायरेक्टर है, वो ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी के बिहाफ पे बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉर्पोरेट जो गारंटी है वो दे देता है। उस केस में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो एक्स ने कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है एबीसी लिमिटेड को, तो उस पे कितना, किस जो जीएसटी किस वैल्यू पे लगना चाहिए, तो उसको ही बताया हुआ है इस रूल में। तो समझते हैं कि क्या चेंज है इस रूल में। रूल 28 shall be renumbered as sub rule 1 and after the sub rule so as renumbered the following sub rule shall be inserted. Notwithstanding anything contained in sub rule 1, the value of supply of services by a supplier to a recipient who is related person by way of providing corporate guarantee to any banking company or financial institution। जो मैंने आपको बताया कि X क्या कर रहा है? बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रिसिप्टेंट, मतलब कि एबीसी लिमिटेड के बिहाफ पे। तो क्या होगा? उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? हम यही समझ रहे हैं कि रूल 28 में क्या बता रखा है कि कैसे उसकी वैल्यूएशन करनी है उस सप्लाई की। shall be deemed to the 1% of the amount of such guarantee offered, जितना भी गारंटी का अमाउंट ऑफर किया गया उसका 1%, या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन जो कि हाई है वो हमारी क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्लियर? अब क्लैरिटी कर दी गई है कि कैसे उसकी वैल्यूएशन होगी अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कुछ भी सप्लाई होती है सर्विसेज। तो सबसे फर्स्ट चेंज हमारा ये आया है रूल 28 में। तो नेक्स्ट जो चेंज है वो इन द सेड रूल, इन रूल 142 में चेंज आया इन सब रूल 3। For the word proper officer shall issue an order, the word proper officer shall issue an intimation shall be substituted। मतलब पहले क्या लिखा हुआ था? ऑर्डर लिखा हुआ था, अब उसको चेंज करके इंटीमेशन कर दिया गया। तो हम देखते हैं रूल 142 सब रूल 3 में क्या बोला हुआ है। तो ये जो 142 सब रूल 3 क्या बोलता है? अगर पर्सन पेमेंट कर देता है सेक्शन 73 सबसेक्शन 8 में, अगर उसे कुछ पेमेंट करनी है टैक्स या इंटरेस्ट की, तो वो पेमेंट कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है? वो इंटीमेट करता है प्रॉपर ऑफिसर को कि वो पेमेंट कर दी उसने जीएसटी या डीआरसी 03 में, और जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इससे इश्यू करता है ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटीआर डीआर 05 में। तो पहले क्या था? यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ था, एक्चुअली में वो ऑर्डर नहीं होता है। जो डीआरसी 05 है ये क्या है? एक इंटीमेशन है। कैसा इंटीमेशन है? कि कंक्लूड करने का प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड नोटिस। तो पहले यहाँ पर रूल में क्या मेंशन था? ऑर्डर मेंशन था। अब इन ऑर्डर को हटा के क्या कर दिया गया? इंटीमेशन लिख दिया गया यहाँ पर। तो सिंपल सा चेंज है, क्योंकि अगर आप डीआरसी 05 का फॉर्म देखेंगे तो उसमें भी इंटीमेशन ही लिखा हुआ है, तो वो कोई ऑर्डर नहीं होता, वो एक इंटीमेशन ही होता है कि जो बताता है कि कंक्लूड हो गई आपकी प्रोसीडिंग, जो भी आपका नोटिस था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज हमारा किस में आया है। रूल 159 में, इन द सेड रूल, इन रूल 159 इन subs rule 2, after the word commissioner to that effect the word or on expiry of a period of 1 year from date of issuance of order under sub rule 1 whichever is earlier shall be inserted। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रूल 159 सब रूल 2 है क्या, उससे हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी इसकी। रूल 159 क्या बोलता है? प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन केस
अगर कमिश्नर को लगता है, कमिश्नर जो है वो अटैच कर देता है प्रॉपर्टी including bank account in accordance with the provision of section 83, he shall pass an order in form GST DRC 22 to that effect mentioning therein the detail of the property which is attached। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया 159 जो रूल है वो बताता है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सब रूल 2 में चेंज आया है। तो यहाँ पर जो सब रूल है देखो, जहां पर कमिश्नर टू डेट इफेक्ट के बाद जो है एक लाइन इंसर्ट कर दी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो जाती है इन केस एज अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 83, तो उसको जो फॉर्म जीएसटीआर डीआरसी 22 में ऑर्डर पास किया जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हो जाती है, अटैच कर दी जाती है। तो उस केस में जो है इसका जो सब रूल 2 है उसमें चेंज आया है। पहले क्या होता था, पहले कमिश्नर को एक कॉपी देनी पड़ती थी कि अभी जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी अटैचमेंट है वो खत्म हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो जो सामने वाली अथॉरिटी है वो तभी मानती थी जब उनको कमिश्नर का जो है ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मिल जाती थी कि जो आपकी जो अटैचमेंट हुई है वो रिमूव हो गई। लेकिन अब इसमें कमिश्नर टू डेट इफेक्ट के बाद एक लाइन और ऐड की है। वो लाइन देखते हैं क्या ऐड है, कि Commissioner to that effect the word or on expiry of period of 1 year from date of issuance of order under sub rule 1। मतलब कि जब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो रही है, उसके 1 साल अगर कंप्लीट हो जाएंगे तब भी जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो अटैचमेंट है वो रिमूव हो जाएगी। तो बेसिकली जो भी अर्लियर हो जाए, चाहे तो कमिश्नर आपको लिख कर दे दे कि जो प्रॉपर्टी है उसकी जो अटैचमेंट है वो रिमूव हो गई, या फिर ऑर्डर पास हुआ था कि आपकी जो कमिश्नर ने आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर ली, उसके 1 साल के एक्सपायर से ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो अटैचमेंट हो गई वो रिमूव हो जाएगी। जो भी जल्दी हो गया तो वही माना जाएगा। तो अब इस केस में क्या है, पहले क्या होता था, पहले जो अथॉरिटी होती थी वो मानती नहीं थी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रिमूव होगी या नहीं रिमूव होगी। उनको हमेशा हर केस में कमिश्नर से ही लिखा होना मांगते था। वो कमिश्नर ही ऑर्डर लिख के देगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रिमूव होगी अटैचमेंट से। तो लेकिन अब एक ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर और ऐड कर दिया गया कि 1 ईयर एक्सपायरी हो जाए या फिर कमिश्नर ने लिख के दे दिया, जो भी इस केस में पहले हो गया तो उसी को ही माना जाएगा कि उसी टाइम आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट रिमूव हो गई। नेक्स्ट हम चेंज देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चेंज है फॉर्म जीएसटी REG 01 इन पार्ट बी इन सीरियल नंबर 2 आफ्टर क्लॉज 14 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली 1 पर्सन कंपनी। तो पहले क्या होता था, पहले अगर हम कभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते थे और हमें एज अ 1 पर्सन कंपनी कराना होता था तो हम लॉग इन करते थे जीएसटी के पोर्टल पे और हम रजिस्ट्रेशन के लिए ढूंढते थे कि रजिस्ट्रेशन में 1 पर्सन कंपनी का कोई कॉलम होगा, लेकिन हमें नहीं मिलता था। हम अदर्स में जाकर ही 1 पर्सन कंपनी को ही अप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, फॉर्म जीएसटी RE 01 में पार्ट बी में अब हमें 1 पर्सन कंपनी का भी एक दिया होगा स्पेसिफिकली, जिसमें हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर हम 1 पर्सन कंपनी हो। तो ये बेसिकली चेंज आया है। अब हमें अदर्स में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम स्पेसिफिकली 1 पर्सन कंपनी के नाम से ही अपना जो जीएसटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब तो जो नेक्स्ट चेंज आया वो आया है फॉर्म जीएसटी RE 008 द फॉलोइंग फॉर्म शेल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो ये फॉर्म जो इसमें चेंजेस हुए हैं, ये फॉर्म है क्या कि जो ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज TDS और TCS, तो इस जो फॉर्म में है उसमें चेंज आया है। इस फॉर्म में क्या होता है कि जो कैंसलेशन होते हैं रजिस्ट्रेशन TDS और TCS वाले पर्सन का, तो ये सारी चीजें इसमें नई नई इंसर्ट हुई है। तो इसमें सारी चीज बता रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश पेंडिंग रिटर्न, ये सारा का सारा जो है उनको ये ऑर्डर इशू किया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे जाएंगे, जो भी है सारी रिटर्न्स उसको बोला जाएगा कि आप अपनी फुलफिल कर लो। और ये भी बताया जाएगा कि आपका जो कैंसलेशन है वो किस लिए हो रहा है, क्या रीजंस है, ये सारे रीजंस दिए गए हैं। तो उसको टिक करना है किस रीजंस की वजह से उसका जो कैंसलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, काइंडली रेफर टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पेंडिंग रिटर्न भी इमीडिएटली फर्निश कर दो। तो ये बेसिकली चेंज आया है REG 08, जो बेसिकली किस लिए है, ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ TDS और TCS। नेक्स्ट हमारा चेंज है फॉर्म GSTR 8। बेसिकली GSTR 8 किस लिए होता है, ई कॉमर्स के लिए होता है। तो इसमें जो सीरियल नंबर 5 जो है उसको तो ओमिट कर दिया गया है और सीरियल नंबर 7 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या है, लेट फीस, क्योंकि आप हो रहा है जो ई कॉमर्स वाले पर्सन है उसके लिए भी लेट फीस एप्लीकेबल हो रही है। तो इसलिए जो है लेट फीस के भी कॉलम्स को इंसर्ट कर दिया गया है फॉर्म GSTR 8 में।
ऐसे ही सीरियल नंबर 9 में भी चेंज आया है, ऊपर एंट्री इन कैश लेजर फॉर टीसीएस इंटरेस्ट लेट फीस। तो यहाँ पर भी जो है लेट फीस का एक कॉलम इंसर्ट कर दिया गया है 4th नंबर का। तो अब GSTR 8 में भी चेंज आया जो कि ई कॉमर्स की है। तो नेक्स्ट हमारा जो चेंज आया वो आया है फॉर्म GST PCT 01। ये बेसिकली क्या होता है कि जब GST आया तो GST प्रैक्टिशनर का एक होता था एग्जाम, जिसमें कि वो 1-2 बार कंडक्ट भी हुआ है और उसमें लोगों ने एग्जाम भी दिया, क्लियर भी हुआ है, लोग उसको GST प्रैक्टिशनर भी बने हैं, लेकिन वो अब फॉर द टाइमिंग बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से शुरू हुआ है फॉर्म GST PCT 01 इन पार्ट बी। तो इसके अंदर क्या था कि एलिजिबिलिटी थी, कौन कौन पर्सन जो है वो GST प्रैक्टिशनर का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट। तो यहाँ पर पहले क्या था कि यहाँ पर जो है पहले चार्टेड अकाउंटिंग होल्डिंग COP भी लिखा हुआ था कि जो प्रैक्टिस में ही है, जिनके पास COP है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उन्हीं के लिए ही वही एलिजिबल थे इसके लिए GST प्रैक्टिशनर के लिए। लेकिन अब जो है होल्डिंग COP वर्ड हटा दिया गया है, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट चाहे वो जॉब में हो चाहे वो प्रैक्टिस में हो, वो इजिली एलिजिबल है GST प्रैक्टिशनर के एग्जाम देने के लिए। चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, पहले यहाँ पर भी होल्डिंग COP था वो भी हटा दिया गया, तो ये सारे चेंजेस आए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री इन लॉ, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री इन कॉमर्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री in banking including higher auditing, graduate or postgraduate or its equivalent degree in business administration, graduate or postgraduate or its equivalent degree in business management, degree examination of any foreign university recognized by a Indian university। तो पहले जो फॉर द टाइम बिंग ये जो एग्जाम था GST प्रैक्टिशनर का बंद हो गया था, वो शायद वो फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए जो है इसमें भी चेंज आया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो होपफुली आपको ये नोटिफिकेशन समझ आई होगी, सारे चेंजेस समझ आए होंगे। तो यहीं पर ही करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।